जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज टेस्टिंग ऑफ पेंट्स फॉर प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस। यानी पेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हमने किस तरह टेस्ट करके वेरीफाई करना है कि जो पेंट हम अपनी साइट पे यूज करेंगे वो कंप्लाइंट है या नहीं है। पीछे कंप्लाइंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था कि कॉस्ट रेगुलेशन और ईपीए, इन दोनों की रिक्वायरमेंट पर जो पेंट जो मटेरियल पूरा उतरता है हम कहते थे कि वो कंप्लाइंट है। तो जब भी हमारे पास पेंट आएगा, उस पेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर ने बताई होंगे कि ये प्रॉपर्टीज हैं। हमने उसको ऑथेंटिकेट करना है, देखना है कि क्या ये जो पेंट है ये उन प्रॉपर्टीज का हामिल है या नहीं है। अगर है तो फिर हम उसको अलाउ करेंगे कि इसको बीजी साइट्स के ऊपर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो लिहाजा इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है 3900। इस स्टैंडर्ड के अंदर वो मेथड्स बयान किए गए हैं कि जिसके तहत आप पेंट में ये डिफरेंट जो टेस्ट है उनकी प्रॉपर्टीज के वो परफॉर्म किस तरह करेंगे। वो तरीकेकार, वो मेथड्स जो है वो BS 3900 में बताए गए। और इसी तरह BGC PSPA 9 है, इसके अंदर वो रिजल्ट्स बताए जाते हैं कि ये वो रिजल्ट्स हैं जो होने चाहिए। तो बीजी साइट्स के पर यूज होने वाले जो पेंट्स हैं उनके ये रिजल्ट्स होने चाहिए। यानी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स कहाँ से पता चलते हैं? BGC PSPA 9 से। और मेथड क्या है टेस्ट परफॉर्म करने का? वो BS 3900। इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो दो तरह के मटेरियल के ऊपर कर रहे होते हैं। एक वो जब पेंट वेट होता है, यानी अभी, और दूसरा वो जब पेंट ड्राई हो जाता है। तो वेट पेंट के ऊपर जो टेस्ट किए जाते हैं वो हम इसी चैप्टर नंबर 10 में सीखेंगे। और जब पेंट ड्राई हो जाता है उसके ऊपर जो टेस्ट किए जाते हैं वो चैप्टर नंबर 11 में सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? टेस्ट ऑन वेट पेंट। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से टेस्ट हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं उसके एक ओवरव्यू ले लें जी। नंबर 1, हम ये देखने जा रहे हैं कि पेंट के अंदर कितने परसेंट वोलेटाइल मटेरियल है और कितने परसेंट नॉन वोलेटाइल मटेरियल है। या दूसरे लफ्जों में, गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर हमने बारहा ये बात डिस्कस कर ली कि जब भी हम पेंट को कैटेगराइज करते हैं तो हमें पता है कि इसमें दो तरह की चीजें हैं, दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक वो जो एम्बिएंट टेम्परेचर पर खुद ब खुद इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट्स हैं। तो वो हम कहते हैं कि पेंट के अंदर जो सॉल्वेंट्स हैं वो वोलेटाइल होते हैं। और जो पेंट के अंदर सॉलिडिफाई होकर ड्राई कोटिंग में, हार्ड कोटिंग में तब्दील हो जाना होता है, वो नॉन वोलेटाइल मटेरियल है, जिसे आपने VS परसेंटेज भी लिखा हुआ था कि जब मैन्युफैक्चरर पेंट प्रोवाइड करता है तो उसके साथ बताता है कि इसमें 60% VS परसेंटेज है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो कितने हैं? वो 50% है, 60% है या 70% है। और जो बाकी रेस्ट परसेंटेज है वो हम कह देते हैं कि वो वोलेटाइल मटेरियल पर है। तो लिहाजा हम इसमें सीखेंगे, देखेंगे कि किस तरह हम इस चीज को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि क्या इतने कितने परसेंट इसमें वोलेटाइल और कितने परसेंट नॉन वोलेटाइल मटेरियल है। दूसरी जो प्रॉपर्टी सीखेंगे वो ये है कि फ्लैश पॉइंट। गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने सीखा था कि फ्लैश पॉइंट उस टेम्परेचर का नाम है जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट वेपर्स के करीब कोई स्पार्किंग मटेरियल या इग्निटेड मटेरियल एक्सटर्नली लाया जाए तो यही सॉल्वेंट वेपर्स फ्लेमेबल हो जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं, फ्लेमेबल हो जाते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर ये फ्लेमेबल हो जाए उस टेम्परेचर को हमने फ्लैश पॉइंट का नाम दिया था। और पीछे पढ़ा था कि जिसका जितना ज्यादा फ्लैश पॉइंट होता है वो मटेरियल उतना ज्यादा सेफर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद तीसरी जो चीज वो देखेंगे कि पेंट की डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। और चौथी जो चीज है वो डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ पेंट। और पांचवी जो चीज है वो बेटा विस्कोसिटी सीखेंगे।
तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो इस चैप्टर में जिनका हम अहाता करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम ये परफॉर्म कर सकते हैं ये टेस्ट। इसी बात को आप मजीद इधर से पढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें बयान की गई हैं। टेस्टिंग ऑफ पेंट्स फॉर प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस, नेशनल ग्रिड स्पेसिफिकेशन नंबर 9 जिसे हम PA9 बोलते हैं। ये जो PA9 है याद रखें, एक होती है PA10 और एक होती है PA9। जो पेंट और पेंट के रिलेटेड जो ग्लॉसरी जो टर्म्स सारी टेस्ट वगैरह जो यूज किए जाते हैं ये सारी चीजें PA9 में मेंशन होती हैं। और जो PA10 है उसमें तो फिर आगे जाके पेंट एप्लीकेशन सरफेस प्रेपरेशन इस तरह की जो चीजें हैं वो डिस्कस की जाती हैं। तो PA9 जो है वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, अलबत्ता जो उसमें चंद एक चीजें हैं वो आपके चैप्टर में उन्होंने शामिल कर दी हैं। जबकि एग्जाम के हवाले से हमें जो PA10 जो है वो हमारे सिलेबस में मौजूद है, जिसको हम लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जो नेशनल ग्रिड स्टेशन है या नेशनल ग्रिड स्टेशन की स्पेसिफिकेशन अगर आप PA9 उठा के देखें तो उसमें बहुत सारे टेस्ट की लिस्ट मौजूद है और उसमें बताया गया है कि यार ये टेस्ट है, ये मेथड है और ये इनसे रिजल्ट्स हमें रिक्वायर्ड है, which a paint must be subject to and comply with before acceptance as a material suitable for use on a national grid site। नेशनल ग्रिड साइट के ऊपर यूज करने के लिए कौन सा मटेरियल ठीक है, कौन सा नहीं है, कौन सा एक्सेप्टेबल है। ये चीज एक्सेप्टेंस उस बात पे आनी है कि आप टेस्ट परफॉर्म करें और रिजल्ट्स जो है वो कंप्लाई कर रहे हो, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये मटेरियल एक्सेप्टेड है, ये कंप्लाइंस कर सकता है, लिहाजा इस मटेरियल को नेशनल ग्रिड साइट पे इस्तेमाल करने की इजाजत है। BS 3900 methods of test for paint is the British standard which details these tests। कहते हैं BS 3900 बेसिकली एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड है जो इन टेस्ट के बारे में डिटेल से मेथड बयान करता है और बयान करता है कि ये तरीकेकार है टेस्ट को परफॉर्म करने का, और इसको टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ये इक्विपमेंट्स इन सामान की इक्विपमेंट्स की जरूरत है। फिर इट इज subdivided into groups of tests from the group A test on the liquid paints and through to group H which covers defects and ratios of, and the following tests are PA9 requirements। उसके बाद आप वो कुछ टेस्ट की बात करेंगे जनाब। टेस्ट ऑन द पेंट, वेट मटेरियल के ऊपर पेंट के ऊपर जो टेस्ट आप करते हैं उसके लिए सबसे पहला टेस्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मटेरियल। दिस टेस्ट टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड 3900 पार्ट B2, यानी ये जो टेस्ट है अगर आप इसका हवाला देखें तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड 3900 का पार्ट B2 देखें, उसमें इसकी बारे में जो है वो किस तरह इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं डिटेल लिखी गई है। कैन ओनली बी गाइड एंड नॉट 100% एक्यूरेट। कहते हैं ये जब आप टेस्ट करेंगे ना इनके रिजल्ट्स जो है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होंगे, अलबत्ता बस ये एक रहनुमाई जरूर मिल सकती है कि क्या जो उन्होंने मैन्युफैक्चरर डेटा शीट के साथ 20% दी है वो करेक्ट है या नहीं है। उससे हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो वो एक्सेप्टेंस में आता है। एज इट रिलाइज ऑन द सॉल्वेंट इवेपोरेशन फ्रॉम अ टेस्ट सैंपल। कहते हैं इसकी वजह क्या है कि क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं आते, वो कहते हैं उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप पेंट को टेस्ट सैंपल लेने के लिए खोलते हैं तो जैसे ही खोलते हैं क्योंकि उसमें सॉल्वेंट मौजूद है और वो वोलेटाइल है, वो ऑटोमेटिक ही वोलेटिलिटी उसकी शुरू हो जाती है। ढक्कन को खोलते ही सॉल्वेंट इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है। जब तक आप अपने इक्विपमेंट सेट करते हैं आप उससे सैंपल ले रहे होते हैं, सैंपल के दौरान भी सॉल्वेंट्स की कुछ मिकदार उड़ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो कहता है कि 100% रिजल्ट एक्यूरेट तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता जो है वो एक रहनुमाई जरूर मिल जाएगी कि उसके करीब करीब रिक्वायरमेंट क्या है या नहीं है। टिपिकल प्रोसीजर वुड बी, इस काम के लिए जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा जी। नंबर 1, सिलेक्ट अ क्लीन थारोली ड्राई ग्लास स्टायरिंग रॉड। कहते हैं आप एक बिल्कुल साफ सुथरा जो है वो स्टायरिंग रॉड ले लें, शीशे का बना हुआ ग्लास स्टायरिंग रॉड, हिलानी जो जिसे हम कहते हैं, जिससे कोई रॉड है जिसके साथ आप हिला सकते हैं उसको हम
ग्लास स्टायरिंग रॉड, शीशे का बना हुआ स्टायरिंग रॉड बोलते हैं, या उर्दू में उसे हमें हिलानी भी बोलते हैं। वॉच ग्लास और एक वॉच ग्लास ले लें। वॉच ग्लास ऐसी है जैसे आपके पास कोई एक छोटी सी ग्लास की प्लेट हो। एंड वे ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस टू द नियरेस्ट मिलीग्राम। कहते हैं फिर आप एक बैलेंस यानी तराजू के ऊपर रखकर मिलीग्राम्स के अंदर वॉच ग्लास और उस वॉच ग्लास में जो स्टायरर रखा हुआ है, स्टायरिंग रॉड जिसे कहते हैं, उन दोनों का आपने वेट कर लेना मिलीग्राम्स में। किस चीज में वेट करना है? मिलीग्राम्स में वेट करना है। और दो चीजें हैं, दो इक्विपमेंट से जिनका टोटल वेट लेना है। यानी एक तो आप वॉच ग्लास और दूसरा उसमें स्टायरिंग रॉड, इन दोनों का वेट ले लें। उसके बाद में क्या करें? प्लेस ऑन टू द वॉच ग्लास अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम ऑफ पेंट एंड वे अगेन। कहते हैं फिर आप उसमें 2 ग्राम पेंट डालें वॉच ग्लास के अंदर, और इसका फिर आप टोटल दोबारा वेट कर लें। 2 ग्राम पेंट डाल दिया, वॉच ग्लास और स्टायरिंग रॉड का पहले से वेट किया हुआ था, लेकिन फिर भी 2 ग्राम पेंट डालने के बाद अब ये टोटल तीनों चीजों का दोबारा से वेट कर लें। पेंट प्लस वॉच ग्लास प्लस स्टायरिंग रॉड, तीनों का दोबारा से वेट कर लें। Place the watch glass with paint into a hot air oven. No naked flame or element repeatedly start to drive away the volatile content. कहते हैं आपने क्या करना है? अब आपने ये जो वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास को ओवन के अंदर रखें, जिसमें हॉट एयर ओवन जो होता है उसके अंदर रखें। उससे क्या होगा कि जैसे इसको गर्म हवा मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, तो पेंट जो है वो खुश्क होना शुरू होगा। जो वोलेटिलिटी है वो पहले से ज्यादा एम्बियंट वाली भी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्वेंट वेपोरेशन जो है या वोलेटिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाया करती है। और जो स्टायरिंग रॉड है उसका मकसद क्या होता है? कहते हैं जब ये आप इसे हॉट एयर ओवन के अंदर वॉच ग्लास और पेंट को रखते हैं, तो स्टायरिंग रॉड से आप इसको मुसलसल हल्का हल्का हिलाते रहते हैं पेंट को, ताकि पेंट के अंदर जितना वोलेटाइल मटेरियल है वो सारे का सारा जो है वो उड़ जाए। क्लियर है? फिर टेक अ फाइनल वे ऑफ द ग्लास। जब वो खुश्क हो जाए तो फिर आप क्या करें? दोबारा से ग्लास, रॉड और पेंट तीनों का जो खुश्क हो चुका है उस तीनों का दोबारा से वेट कर लें। फिर सिंपल कैलकुलेशन विल गिव, और फिर छोटी सी रेशियो निकाल के देखें कि पहले जो टोटल वेट था वो कितना था, और अब जो वेट आया खुश्क होने के बाद वो कितना, और उड़ कितना गया। अब फर्क जो है ना वो निकाल लें, उसकी फिर रेशियो निकाल के देख लें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने परसेंट इसमें वोलेटाइल था और कितने परसेंट नॉन वोलेटाइल था। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दैट इज फ्लैश पॉइंट डिटर्मिनेशन। एज पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड 3900 पार्ट A8, पीछे जो है वो पार्ट B2 था जिसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मेथड मेंशन था। ब्रिटिश स्टैंडर्ड वही है 3900। यहाँ पे फ्लैश पॉइंट के लिए भी ब्रिटिश स्टैंडर्ड वही है BS 3900, लेकिन यहाँ अब उसका पार्ट जो है वो डिफरेंट है, पार्ट A8 है। इस A8 के अंदर जो है वो आप देखें उसमें क्या है, वो कहते हैं यूजिंग अ क्लोजेबल कप। याद रखें, ये भी एक अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लैश पॉइंट मालूम करने के लिए कौन सा कप यूज किया जाता है। तो क्लोज्ड एबल कप, क्लोज्ड एबल कप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? ये जो क्लोज एबल कप है वो कहते हैं इट्स अपोज टू द ओपन कप, ये ओपन कप के ऑपोजिट है। यानी ये ऊपर से बंद होता है, आम जो कप है ऊपर से खुला होता है ना, तो ये उसके ऑपोजिट है, ये एबल कप, क्लोज एबल कप है। फ्लैश पॉइंट की डेफिनेशन फिर से यहाँ बता रहा है कि फ्लैश पॉइंट इज डिफाइंड एज बीइंग द लोएस्ट टेम्परेचर at which solvent vapors from the product under test is in a closed cup gives rise to an air vapor mixture capable of being ignited by an external source of ignition and is a safety factor। कहते हैं ये देखो, कम से कम वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जो पेंट आप यूज कर रहे हैं, जो पेंट आप यूज करना चाह रहे हैं, या जो प्रोडक्ट जो पेंट अंडर टेस्ट है, जब उसको आप हीट देते हैं उस पेंट को, तो उसमें से सॉल्वेंट इवेपोरेट होते हैं। सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो सॉल्वेंट जो वेपर्स हैं उनके करीब अगर कोई एक्सटर्नल स्पार्किंग या इग्निटेड मटेरियल लेके आए, जलती हुई कोई चीज स्पार्क वाला मटेरियल लेकर आए, तो क्या होगा
फिर वो सॉल्वेंट वेपर्स जिस पे आग पकड़ लें, फ्लेम की सूरत अख्तियार कर ले, तो फिर जो है हम उसे कहते हैं कि ये इसका फ्लैश पॉइंट है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो फ्लेम बनता है सॉल्वेंट वेपर्स का, वो उस फ्लेम का कलर जो है वो ब्लू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। आप सब लोग घर में कुदरती गैस, मीथेन गैस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। आप देखें जब भी आप गैस का चूल्हा चलाते हैं तो उसका जो है वो ब्लू फ्लेम निकल रहा होता है। लेकिन जब कभी आप लकड़ी को जलाते हैं तो उसका ब्लू फ्लेम नहीं निकलता, बल्कि येलो फ्लेम जो है या ऑरेंज फ्लेम जो है वो निकल रहा होता है ना, ऑरेंज फ्लेम निकल रहा होता है। अब इसका मतलब ये है जब कोई चीज जलती है तो ऑरेंज फ्लेम होता है, जब कोई गैसियस या सॉल्वेंट वेपर टाइप कोई चीज निकल रही होती है तो उसका फिर ब्लू फ्लेम होता है। तो जब ये ब्लू फ्लेम हो तब आपने टेम्परेचर नोट करना है। जब आप ब्लू फ्लेम से देखते हैं कि फ्लेम का कलर जो है वो ब्लू से ऑरेंज हो गया है, तो फिर समझें वो ऑरेंज कलर जो है वो फ्लैश पॉइंट नहीं है। अब ये टेम्परेचर कौन सा है? ये वो टेम्परेचर है जब ये ऑरेंज फ्लेम बना है, तो समझिए ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर जो पेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल मटेरियल था, सॉलिड पार्टिकल्स थे, अब वो जलना शुरू हो गए। समझ बात? तरीकेकार क्या है जी, वो दोबारा इसको डिफाइन करते हैं। एड सॉल्वेंट टू द एबल कप। वो कहते हैं एबल कप में आप ऐसा करें, वो सॉल्वेंट डाल दें। रिप्लेस लिड विद थर्मोमीटर एंड एजिटेटर इन अ प्लेस। अच्छा, यहाँ आपको एक छोटी सी पिक्चर के साथ समझाते हैं, फिर आपको बात थोड़ी सी ज्यादा समझ आ जाएगी। ये देखें जी, ये एक क्लोज कप या क्लोज एबल कप है, ये आपके सामने। इस क्लोजेबल कप के अंदर जो है वो आपने पेंट को डालना है। वो पेंट जिसे आप चाहते हैं कि ये अंडर द टेस्ट हो, यानी जिसमें जिसका टेस्ट करना चाहते हैं, उस पेंट को आपने इस कप के अंदर डाल देना है। तकरीबन देखें आधा जो है वो कप हमने पेंट से भर लिया। भरने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाया और उस ढक्कन में दो सुराख आपको नजर आ रहे हैं। एक सुराख के जरिए हमने थर्मामीटर को सस्पेंड कर दिया, और थर्मामीटर का जो बल्ब वाला हिस्सा है, वो थर्मामीटर से आपने देखा उसका आगे जो सफेद सफेद चमकदार सा हिस्सा होता है उसे बल्ब वाला हिस्सा कहते हैं ना, बल्ब कहते हैं बेसिकली उसको। तो बल्ब जो है उस थर्मामीटर का, उसको आपने थर्मामीटर को इस तरह एडजस्ट करना है कि बल्ब पेंट के अंदर जो है वो डिप हो जाए। पेंट के अंदर क्या हो जाए? डिप हो जाए। जैसे ये देख रहे हैं थर्मामीटर जो है ये पेंट के अंदर क्या हो गया है? बकायदा डिप हो गया है। दूसरी बात, एक एजिटेटर या स्टायरर आपको नजर आ रहा है पीछे, हमने उसको स्टायरर बोला, यहाँ पे हम इसे क्या कह रहे हैं? एजिटेटर है। काम दोनों का एक है, इसका काम भी हिलाना ही है। तो मैंने बात, ये एजिटेटर है। और फिर हमने क्या किया, इस एबल कप को एक रिटॉर्ट की मदद से, रिटॉर्ट किसे कहते हैं? स्टैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्टैंड। ये वाला जो स्टैंड है, इस रिटॉर्ट की मदद से इसके साथ एक क्लैंप लगाया, और उस क्लैंप की मदद से हमने इस एबल कप को, क्लोज एबल कप को लटका दिया। और लटकाना इस तरह से है कि इस एक, पहले सबसे पहले आपने एक वाटर बाथ लेना है, उसमें पानी डाल दें, फिर उसके बाद इस एबल कप को उस पानी वाटर बाथ के अंदर हैंग करना है। और हैंग इस तरह करें कि जितना हिस्सा एबल कप का पेंट पर मुश्तमिल है वो सारे का सारा हिस्सा पानी के अंदर डिप हो जाए। तो मेरे पास जैसे कि ये पिक्चर में नजर आ रहा है, ये इस तरह हैंग करने के बाद डेफिनेटली वो जो वाटर बाथ आप रखेंगे वो उसके नीचे भी कुछ स्टैंड लगाएंगे, जिसे हम आमतौर पर ट्राईपोड स्टैंड बोलते हैं। तो ट्राईपोड स्टैंड लगाया जाता है और उसके नीचे या तो सिपरेट लैंप जलाया जाता है, या जो है वो इलेक्ट्रिक लैंप जलाया जाता है। या सिपरेट लैंप जलाया जाता है, या कौन सा लैंप? इलेक्ट्रिक लैंप जलाया जाता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, सिपरेट लैंप या इलेक्ट्रिक लैंप जब आप जलाते हैं तो डेफिनेटली टेम्परेचर या हीट जो है वो सबसे पहले वाटर बाथ को मिलती है, और उसमें मौजूद जो पानी है वो गर्म होता है। जब ये पानी गर्म होगा तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर हो जाएगी क्लोजेबल कप को, और फिर क्लोजेबल कप से होती हुई पेंट तक पहुंचेगी हीट। यानी आपने हीट पहुंचाई, लेकिन इनडायरेक्ट पेंट को पहुंचाई है, डायरेक्ट पेंट को आपने हीट नहीं पहुंचाई। यानी गर्म आपने डायरेक्ट पेंट को नहीं किया, बल्कि पानी को गर्म किया, पानी से हीट होते ही जो है वो पेंट तक पहुंच रही है। जब उसको पेंट को हीट मिलना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली उसके अंदर मौजूद जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी।
सॉल्वेंट क्या होना शुरू हो जाएंगे, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है। अब ऊपर एक सुराख है जहां पे से सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहे हैं, वहां पे बिल्कुल जहां से सुराख, जहां से सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहे हैं, बिल्कुल उधर ऊपर ही कोई स्पार्किंग मटेरियल साथ लगाया था जो मुसलसल स्पार्क कर रहा होता है। जैसे जैसे सॉल्वेंट वेपर्स बाहर निकलते हैं, वो स्पार्क जो है ना वो बार दफा तेज होता चला जाता है। सॉल्वेंट वेपर्स की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा जब हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ जाए तो सॉल्वेंट वेपर्स की कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी। सॉल्वेंट वेपर जो है वो ज्यादा बनेंगे। जब ज्यादा बनेंगे तो वही जो स्पार्क बाहर हो रहा था वो स्पार्क एकदम से ब्लू फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक शोले की सूरत तैयार कर लेगा ब्लू कलर की। जब ये ब्लू फ्लेम अपीयर हो तो तब आपने थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट कर लेना है। वो जो टेम्परेचर है वो इसका फ्लैश पॉइंट है। वो क्या होता है, फ्लैश पॉइंट है। क्लियर है। ये एबल कैप की आइडेंटिफिकेशन भी बाज दफा पेपर में आ जाती है जी। उसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी जो है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पेंट की। डेंसिटी क्या होती है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर डेंसिटी का यूनिट क्या हो सकता है, देखें आप इसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सबको पता है वेट का जो बेसिक यूनिट है वो ग्राम है, और वॉल्यूम का क्यूबिक सेंटीमीटर, इसे सीसी भी बोलते हैं ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ग्राम पर सीसी। तो डेंसिटी का यूनिट क्या बना फिर, ग्राम पर सीसी। लेकिन अगर ब्रिटिश जो है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इंपीरियल यूनिट्स के मुताबिक, तो फिर हम इन्हें वेट को वो पाउंड्स में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को वो गैलन्स में करते हैं। हम यहाँ मीट्रिक यूनिट्स जब यूज करते हैं तो हम तो फिर क्या करते हैं, वेट को ग्राम और वॉल्यूम को सीसी में मेजर करते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश हैं वो क्या करते हैं, वो पाउंड्स पर गैलन में इसको मेजर करते हैं। तो डेंसिटी का ब्रिटिश के एतबार से इंपीरियल यूनिट्स अगर देखें तो वो पाउंड्स यानी एलबीएस भी उसको लिखते हैं पर गैलन। और अगर डेंसिटी को हमारे मीट्रिक यूनिट्स के मुताबिक देखें तो फिर क्या होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम यानी ग्राम पर सीसी इसका यूनिट मान सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि डेंसिटी जो है ना वो मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट जिसका इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इक्विपमेंट तो एक है, लेकिन नाम आपकी बुक में इसके जो है वो 5 दिए गए हैं। तो इन 5 नामों से फायदा उठाते हुए कोई एक नाम दे के वो पूछ लेता है कि ये कौन सा कप है, या डेंसिटी मेजर करने के लिए कौन सा कप यूज किया जाता है, नीचे नाम दे देता है। पहला नाम देखिए जी, रिलेटिव डेंसिटी कप। दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी कप। ये स्पेशल ग्रेविटी लिखा हुआ है ना, ये गलत है, ये मिस्टेक हुई हुई है, यहाँ पे है स्पेसिफिक ग्रेविटी कप। और फिर तीसरा जो है वेट पर लीटर कप, और चौथा जो है वेट पर गैलन कप, और पांचवा है पिक्नोमीटर। अब ये जो पिक्नोमीटर है स्पेसिफिकली, ये चूंकि बाकियों से अलग है तो इस वजह से पिक्नोमीटर का ही नाम ऑप्शन में दे देता है मोस्टली। तो डेंसिटी कप मेजर करने के लिए कौन सा कप यूज होता है डेंसिटी मेजर करने के लिए, तो पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर याद रखें, बाकी चारों नाम भी याद रखें, लेकिन नाम इनके जरूर याद रखें, ठीक है बेटा। अब आप देखें ये जो डेंसिटी कप है ना, इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि डेंसिटी कप जो है ना ये बेटा एयरक्राफ्ट मटेरियल का बना हुआ होता है। कौन से मटेरियल का बना होता है, एयरक्राफ्ट मटेरियल का बना होता है। ये मेटालिक उस तरह नहीं होता, क्योंकि अगर मेटालिक हो तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ने पे ये भी फैले और सिकुड़ने, और टेम्परेचर कम होने पे ये भी सिकुड़े। तो ये तो फिर होगा ना कि गर्मियों में आप डेंसिटी ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा ले लिया करें और सर्दियों में कम ले। तो आपका मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने का कोई इफेक्ट ना हो। तो ऐसे मटेरियल जो है वो एयरक्राफ्ट मटेरियल होता है, और एयरक्राफ्ट मटेरियल के बने हुए ये कप होता है। इस कप की अगर आप बनावट देखें तो इसके ऊपर ये जो इसका लिड या ढक्कन है, उस ढक्कन के दरमियान में एक सुराख नजर आ रहा है। इस सुराख को हम चैम्फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैम्फर। ये जो सुराख है ये हमारा चैम्फर है। और इस चैम्फर के साथ आप एक चीज देखें कि इसके ऊपर एक वॉल्यूम लिखा हुआ है। इसकी इसकी वॉल्यूम के, ये जो कप है ये कितना वॉल्यूम मेजर कर सकता है, तो लिखा हुआ है 100 सीसी। क्या लिखा हुआ है,
100 cc लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब अब ये वॉल्यूम 100 cc दे सकता है। आप गौर करें जरा, कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको कहे कि डेंसिटी मालूम करें और इस डेंसिटी का आपका आप इस्तेमाल करें, आपको फार्मूले का पता है कि वेट और वॉल्यूम है, वेट ओवर वॉल्यूम। अब वेट डेफिनेटली आप किसी बैलेंस पे रख के चीजों का वेट करेंगे, लेकिन वॉल्यूम जो है ना उसने खुद ही दिया हुआ है 100 cc। यानी फिर हमने सिंपल क्या काम करना है, वेट करना है पेंट का, और उसको कैपेसिटी पे यानी सीसी कितनी दी है, 100 दी है तो 100 की, अगर आपने कप जो है वो 50 cc का यूज किया तो 50 पे डिवाइड कर दे, 150 का यूज किया 150 पे डिवाइड कर दे। डिपेंड करता है कि आपने किस कैपेसिटी का कितने वॉल्यूम का जो है वो कप यूज किया है, क्लियर, उस पर डिवाइड करना है। अब पहला दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि हमने वेट करना है। वेट करने के लिए नंबर एक, खाली डेंसिटी कप लें, उस खाली डेंसिटी कप का जो ना वो वेट कर लें। क्या कर लें, खाली डेंसिटी कप का आप वेट कर लें। अब जब आप खाली डेंसिटी कप का वेट कर लेंगे, ठीक है, ये देखिए ये जैसे ये मेथड लिखा हुआ है कि आप खाली डेंसिटी कप का वेट कर लें, और वेट करने के बाद आप उसमें पेंट डालना है। और पेंट किस तरह डालना है कि पेंट से इसको भर दें, पेंट से इसको भर दें। भरते हुए आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, इसके भरने की टेक्निक है। भरते हुए ये देखें कि नंबर एक तो पेंट उसमें आहिस्ता डालें, ज्यादा ऊपर करके ना डालें। ऊपर करके डालेंगे ना तो भरते हुए इस पेंट के अंदर बबल बन जाएंगे, वो बबल बन जाएंगे यानी वो एयर एंट्रैप हो जाएगी। अब उस एयर एंट्रैपमेंट से बचने के लिए जरूरी है कि पेंट को जब आप इस डेंसिटी कप में या पिग्नोमीटर में डाल रहे होंगे तो आप वो ज्यादा ऊपर करके ना डालें, करीब करके इसको जो है वो भरना शुरू कर दें। और ज्यादा स्पीड से भी भरने की जरूरत नहीं है, फिर भी एयर एंट्रैपमेंट हो जाती है। तो आप इसको आराम से जो है ना वो मॉडरेट सी स्पीड रख के इसको आप भरें। जब आप इसको भरेंगे तो भरते हुए एक बात का ख्याल रखना है, इतना भर दें कि जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज को या ग्लास को लबालब भर दें, तो कहते हैं इसको भी आपने अच्छी तरह लबालब भर देना है। इतना भर देना है कि इसके जो किनारे हैं, इसके जो ब्रिम्स हैं, उससे 2 mm, कितना 2 mm पेंट ऊपर ऊपर आए। समझे बात, 2 mm तक पेंट ऊपर आ जाए किनारों से भी, क्लियर होगी बात। इतना अच्छी तरह भर दें, जब ये भर जाए तो उसके ऊपर सतह पे कोई बबल नहीं होना चाहिए। फिर अब आप इसके ऊपर ढक्कन लगाएं, आस्ता से इसके ऊपर ढक्कन रखें, ढक्कन को जो है वो बंद करें। जब आप ढक्कन को बंद करेंगे तो जो दरमियान में चैम्फर था, सुराख था, उस स्टैनफोर्ड से जो एक्सेस पेंट था जो 2 mm तक हमने कहा ऊपर तक भर दे, वो एक्सेस पेंट उस सुराख से बाहर निकल आए। फिर किसी चीज से उस एक्सेस पेंट को रिमूव कर दे। लेकिन अगर आप जब ढक्कन बंद करते हैं और चैम्फर से पेंट नहीं बाहर निकलता, तो इसका मतलब है आपने पेंट की क्वांटिटी पूरी नहीं ली है। आप उसको खोलें और उसको दोबारा से फिल करें। आपने क्वांटिटी जो है ना वहां पे पूरी लेनी, क्योंकि वॉल्यूम है ना बेसिक वो हमारा, क्लियर होगी बात। जब आपने उसको अच्छी तरह भर लिया, भरने के बाद दोबारा से वेट कर लें, उसका क्या कर लें, वेट कर लें। अब आपने पहले खाली पिक्नोमीटर या डेंसिटी कप का वेट किया था, अब उसके बाद पेंट से भर के इसका वेट किया, फिर टोटल वेट में से खाली कप का वेट निकाल दें, आपके पास वेट का इसका पेंट का वेट निकल आएगा, पेंट का वेट निकल आएगा। उस वेट को अगर आपने 100 cc वाला पिक्नोमीटर यूज किया तो वेट डिवाइडेड बाय 100 कर दें, मेरे बात। तो ग्राम्स के अंदर जो है वो आपने वेट लेना है और डिवाइडेड बाय सीसी, यानी आपने कितने सीसी उस पिक्नोमीटर की कैपेसिटी वाला वॉल्यूम वाला वो लिया था पिक्नोमीटर, उतनी उस पर डिवाइड कर देंगे, आपके पास वेट ओवर वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी निकल आएगी। क्लियर है। तो ये आपके चैप्टर की डेंसिटी मालूम करने की बाकायदा कुछ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, जो कि लास्ट में और आपकी बुक में भी कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं, क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो मेरा बेटा इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। जैसे ये देखिए अब इसमें बड़ी अहम बात लिखी उसने कहा कि याद रखें, जब आप डेंसिटी निकाल लेते हैं तो उसके साथ डेंसिटी का यूनिट जरूर लिखें, ग्राम पर सीसी यूनिट होता है वो उसमें जरूर लिखें। क्लियर है।
From the information given on the material data sheet and calculated density of the solvent, it is possible but difficult to calculate the percentage of any add solvent, although better and easier way exists. So this piece of equipment, however, can be used in calculating if a two-pack material has been mixed in a correct proportion. कहते हैं इसी इक्विपमेंट की मदद से जब आप डेंसिटी निकाल लेते हैं तो फिर उन डेटा की बुनियाद पे एक डेंसिटी वो है जो उन्होंने डेटा शीट में ली होती है और एक वो है जो आप निकाल लेते हैं, ठीक है। और टू पैक मटेरियल जो आता है ना, टू पैक मटेरियल, उसके ऊपर साथ मैन्युफैक्चर ने इंफॉर्मेशन दी होती है कि आपने इसमें बेस इतने परसेंट या इस रेशो से डालना है और एक्टिवेटर इसमें इस रेशो से डालना है। यानी टू पैक मटेरियल है, दो पैक हो गए, एक बेस का होगा एक एक्टिवेटर का होगा। तो कहता है बेस मिसाल के तौर पर 6 हिस्से आपने बेस के लेने और एक हिस्सा जो है वो आपने एक्टिवेटर डालना है। कहते हैं ये इनकी जो बताई जाती है उसके मुताबिक जो है इसको डालना चाहिए टू पैक मटेरियल में, फिर आपको पास सही डेंसिटी आएगी। अगर उसमें डेंसिटी में फर्क आ जाता है कि आप बताइए शीट में हो रहा है और कैलकुलेट जब आप करते हैं तो डेंसिटी में फर्क आ जाता है, तो फिर इसका मतलब है उस वो फर्क हमें बता रहा है कि आपने सही तौर पे मिक्सिंग नहीं की, या तो आपने बेस हाई कर दिया या उसने एक्टिवेटर हाई कर दिया, या बेस हाई कर दिया या एक्टिवेटर हाई कर दिया है। इसी बात को अगर हम थोड़ा सा आपकी यहाँ स्लाइड पे देख लेते हैं तो चीज थोड़ी सी और वाज़ेह हो जाएगी। जैसे कि ये है, देखें, कहते हैं डेसी कप इज यूज्ड टू चेक फॉर द एडिशन ऑफ द थिनर और करेक्ट मिक्स रेशियो ऑफ टू पैक पेंट। कहते हैं टू पैक पेंट है, एक पार्ट ए जिसे हम बेस कह रहे हैं और एक दूसरा पैक कौन सा है, पार्ट बी जिसे हम कैटालिस्ट बोल रहे हैं। अब ए और बी दोनों की उसने आपको बताई हुई है डेंसिटी कि इनकी डेंसिटी ये है, दोनों को मिक्स करें। मिक्स किस रेशो से करें, वो 6 और 1 की रेशो से करें, 6 और 1 की रेशो से करें। कहते हैं फिर आपके पास रिजल्ट अगर आएगा 1.29 और जो डेटा शीट मैन्युफैक्चरर ने दी है उसमें डेंसिटी वो बताता है कि जो मिक्स करने के बाद मिक्सिंग रेशियो जो है उसके बाद मिक्स करने के बाद टू पैक मटेरियल की डेंसिटी जो है वो 1.35 है, और आपने जो कैलकुलेट की वो उसकी अगर आ जाती है 1.29 यानी कम आती है, तो फिर ये समझ लें कि उसमें टू मच पार्ट, उसमें जो एक्टिव उसमें जो बेस है वो ज्यादा है, उसमें क्या है, बेस ज्यादा है, बेस ज्यादा डल गई है, इस वजह से ये ऐसा हुआ। दोबारा दोहरा दूं, बड़ी अहम बात है। कहते हैं भाई अगर आपके पास एक तो डेटा शीट दी हुई है ना, उस डेटा शीट में डेंसिटी बताई जाती है कि दोनों ये टू पैक मटेरियल है, इन दोनों मटेरियल्स को जब आप आपस में मिलाएंगे 6:1 की रेशो से, तो 6:1 रेशो से इसको मिलाएंगे, तो मिलाने से जो डेंसिटी आपको मिलेगी वो 1.35 मिलेगी। ये किस चीज में लिखा, ये डेटा शीट में लिखा हुआ है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप 6:1 रेशो से मिलाते हैं दोनों पार्ट्स को, बेस को भी मिलाते हैं और एक्टिवेटर को भी मिलाते हैं, लेकिन जब वो मिक्सचर आपके पास आ जाता है फिर उसकी आप डेंसिटी निकालते हैं और वो डेंसिटी आपके पास आ जाती है 1.29, जो कि मटेरियल डेटा शीट में लिखी हुई थी 1.35। जिसका मतलब है जो मैन्युफैक्चरर ने मटेरियल डेटा शीट दी थी उसमें तो डेंसिटी ज्यादा थी, लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी इस तरह से निकालते हैं तो फिर डेंसिटी आपके पास कम निकलती है। तो उसका मतलब क्या हुआ, फिर उसका मतलब ये हुआ कि आपने जो बेस है वो ज्यादा डाल दिया, बेस पार्ट ज्यादा कर दिया। कौन सा पार्ट ज्यादा डाला है आपने, उन्होंने कहा था 6:1 रेशो से मिलाना है, आपने उससे ज्यादा रेशो से मिला दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। और ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बड़ा अहम एमसीक्यू है, पेपर में हर दफा आता है। ये टेबल अच्छी तरह देख ले, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है।
लो जी, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ डिस्टिल्ड वाटर इज नोन टू बी 1 ग्राम पर सीसी। याद रखें, वो कहते हैं ये यूनिवर्सल डेंसिटी है। पानी की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा 1 ग्राम पर सीसी है। वो पानी चाहे जैसा मर्जी हो, जहां का मर्जी हो, समझ रहे बात? चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे KSA का हो, UAE का हो, कहीं का भी हो, कहते हैं डेंसिटी निकालने तो 1 ग्राम पर सीसी बनता है। यानी रीजन कोई भी हो, पानी हो, तो उसकी यूनिवर्सल डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी। कितनी है? 1 ग्राम पर सीसी। क्लियर है जी? तो डेंसिटी ऑफ अ डिस्टिल्ड वाटर इज नोन टू बी 1 ग्राम पर सीसी एंड डेंसिटी ऑफ एनी अदर मटेरियल कैन बी कैलकुलेटेड एज अबव। जिस तरह पहले बताया गया ऊपर, इस तरह किसी दूसरे मटेरियल की डेंसिटी हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आपने रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो फिर क्या है? कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली क्या होती है? इज इन इफेक्ट कंपेयरिंग द डेंसिटी ऑफ एन अदर मटेरियल विद दैट ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी और जिस मटेरियल की आपने ऊपर डेंसिटी अलग से निकालते हैं, इन पानी की डेंसिटी और मटेरियल की डेंसिटी दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं ना, इस डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। लिहाजा डेंसिटी ऑफ एक्स, एक्स से मुराद हम यहाँ पे मटेरियल कह देते हैं, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप गौर करें खुद ही कि मटेरियल की आपने डेंसिटी निकालें और उसको डिवाइड कर दें 1 पे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी, तो आंसर तो वही आएगा जो डेंसिटी है। लेकिन फर्क क्या है कि जो ऊपर मटेरियल की डेंसिटी है उसका यूनिट है ग्राम पर सीसी। सपोज वो आ जाता है जी 1.2 ग्राम पर सीसी और डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सीसी। अब ग्राम पर सीसी और ग्राम पर सीसी तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। ठीक है, दोनों यूनिट्स कैंसिल होने सेम होने की वजह से, लिहाजा बचेगा क्या? वो सिर्फ जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो क्या 1.2 या 1.3 जो भी दिया। इसका मतलब ये हुआ, याद रखें कि जितनी किसी मटेरियल की डेंसिटी होती है उतनी ही उसकी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी उतनी ही होती है। फर्क सिर्फ क्या है कि जब आप डेंसिटी लिखते हैं तो यूनिट लिखते हैं ग्राम पर सीसी, और जब आप यूनिट के बगैर लिखते हैं तो समझ लें आप स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी लिख रहे हो। क्लियर है? और कोई मेन फर्क नहीं। ये देखेंगे आप, कुछ एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। कहते हैं इफ 5 लीटर ऑफ अ पेंट वेट 7.2 kg, व्हाट वुड बी द डेंसिटी? देखिए आपके पास उसने बता दिया 5 लीटर। अब ये लीटर बड़ी इकाई है वॉल्यूम को मेजर करने की। लीटर किसकी इकाई होती है? यूनिट किसका है? वॉल्यूम का है। आप जैसे आप चले जाते हैं पेट्रोल पंप पे भी तो आप कहते हैं ना इतने लीटर डाल दें। याद रखे जब कोई लिक्विड चीज मेजर की जाती है तो वो हमेशा लीटर्स में की जाती है। आप दूध लेने में जाए ना तो आप कहते हैं इतने लीटर दूध दे दें। कभी ये कहा है आप लोगों ने कि जी यार ऐसा करो 5 किलो पेट्रोल डाल दो। किलो तो हम उसके लिए यूज करते हैं जो सॉलिड मैस होता है, जो सॉलिड चीज होती है ना, उसके लिए। लिक्विड हो तो हम लीटर का वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए पानी लेने चले जाएं तो पानी भी आप कहते हैं ना इतने लीटर वाली बोतल दे दो। कोल्ड ड्रिंक लेने चाहें तो वो भी आप इतने लीटर वाली बोतल मांगते हैं। इसका मतलब है जो लिक्विड चीज होती है ना, उसका जब भी आप वॉल्यूम देखने लगते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, आप उसको बताते हैं कि लीटर में है ये। लेकिन लीटर एक बड़ा यूनिट है। जो छोटा यूनिट लीटर से है वो क्यूबिक सेंटीमीटर है, सीसी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सीसी। क्लियर है? अब वो कहते हैं जनाब 5 लीटर ऑफ पेंट, ये लीटर बड़ी इकाई है। बड़ी इकाई को जब छोटी इकाई में तब्दील करते हैं ना तो फिर मल्टीप्लाई करते होते हैं। क्या करते होते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि जनाब 1 लीटर के अंदर 1000 सीसी होती है। क्या होते हैं? 1000 सीसी। यानी 1000 सीसी मिलाएं तो 1 लीटर बनता है। तो यहाँ 5 लीटर है, तो 5 लीटर को अगर आप सीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 5000 सीसी बन जाएगा ना वॉल्यूम। कितना बन जाएगा? 5000 सीसी। क्लियर है? इसी तरह अगर आपके पास उसने बताया 7.2 kg किलोग्राम है। अब ये किलोग्राम भी बड़ी इकाई है। आप सबको पता है 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं।
इसका मतलब है 7.2 किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 7200 ग्राम। क्लियर है? फिर उसी तरह आपने फार्मूला पुट करना है कि डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम। और वेट कितना था? वेट हमारे पास 7200 ग्राम्स और वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास? 5000 सीसी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1.44 ग्राम पर सीसी। तो ये डेंसिटी निकल आई 1.4 ग्राम पर सीसी। क्लियर है? तो ये प्रैक्टिस करनी है मेरा बेटा। और अगर आपको कोई के रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है तो फिर है ये भी उतनी, क्योंकि 1 पे डिवाइड करें तो आंसर यही रहेगा। जस्ट फर्क कहाँ पे आ गया? यूनिट नहीं लिखा उसने साथ। Therefore, specific gravity or relative density would be 1.44. हाँ जी, देखो ना ऊपर देखो फार्मूला नीचे स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमने लिखा कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अब वो मटेरियल था जिसकी आपने डेंसिटी निकाली 1.44 ग्राम पर सीसी लिखी है ना, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर वो थी 1 ग्राम पर सीसी। तो जब आप देखें ग्राम पर सीसी डिवाइडेड बाय ग्राम पर सीसी है ना, इसलिए वो कैंसिल होते हैं। ठीक है? क्लियर? एक और एग्जांपल है ये जो 2 पैक मटेरियल की, जैसे हमने पहले बात की तो कि 2 पैक मटेरियल हो तो उनकी मिक्स डेंसिटी कैसे निकाली जाती है मिक्स करने के बाद। कहते हैं जी आप 2 पैक मटेरियल है जिसमें इपॉक्सी है, बेसिकली 2 पैक इपॉक्सी। वो कहते हैं इनको आप ना मिलाना कैसे है? 5 पार्ट्स बेस और 2 पार्ट्स एक्टिवेटर। 5 हिस्से बेस के और 2 हिस्से एक्टिवेटर के, यानी 5 और 2 कितने हो गए? 7। टोटल वॉल्यूम बता दिया उसने 7। 7 हिस्से उसने बता दिए कि 5 और 1, 5 और 2 6, 5 और 2 6 और 1 7। ठीक है? तो 5 और 2 टोटल कितने हो गए? 7। क्लियर है? 5 पार्ट्स इसमें हो गया था बेस डाले और 2 पार्ट्स इसमें एक्टिवेटर डाल दें, तो 5 + 2 = 7। क्लियर है? द गिवन डेंसिटीज ऑफ विच आर पैक ए। अब इसका मतलब है पैक ए जो है उसने उसकी डेंसिटी भी बता दी। कहता है बेस जो है उसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर सीसी। और मजे की बात है जो बी पार्ट है यानी एक्टिवेटर है वो भी उसने बता दिया कि जो उसकी डेंसिटी है 0.97 ग्राम पर सीसी। अब वो कहता है बताएं जी मिक्सिंग रेशियो क्या होगा? बल्कि मिक्सिंग रेशियो नहीं, वो कहता है मिक्सिंग रेशियो तो बता दिया कि 5 पार्ट्स आपने बेस लेना और 2 पार्ट्स एक्टिवेटर लेना है। बताएं कि डेंसिटी मिक्स पेंट की डेंसिटी कितनी होगी? मिक्स पेंट की डेंसिटी कितनी होगी? देखिए जी 5 पार्ट्स बेस उसने लिया और डेंसिटी बता दी 1.25 ग्राम पर सीसी। इसलिए आपने इसको जो है ना वो 5 गुना करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 1.25 ग्राम पर सीसी को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6.25 ग्राम। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है एक्टिवेटर है उसकी डेंसिटी भी बताई हुई है 0.97 ग्राम पर सीसी है, लेकिन उसके पार्ट्स कितने लेने हैं? 2, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर आंसर आ जाएगा 1.94 ग्राम। दोनों को जमा करें तो टोटल वेट बन जाएगा 8.19 ग्राम। और वॉल्यूम कितना है मैं पहले बता चुका 7 सीसी। कितना लेंगे? 7 सीसी। तो 8.19 डिवाइडेड बाय 7, आंसर क्या आ जाएगा? 1.17 ग्राम पर सीसी। ये डेंसिटी ऑफ मिक्स पेंट की डेंसिटी निकल आई। ठीक है? तो ये बेटा क्वेश्चंस बड़े अहम क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो बकायदा इसके क्वेश्चंस जो है ना वो आएंगे। जी माजिद आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? सर ये जो सीसी है ये हमने खुद एज्यूम कर रहे हैं? नहीं, एज्यूम नहीं करना। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम यूनिट्स को स्मॉलेस्ट यूनिट्स में तब्दील करके करते हैं। और हम सबको पता है कि 1 लीटर के अंदर जो है वो कितने सीसी होते हैं? 1000 सीसी होते हैं। नहीं सर, और ये जो यहाँ पे जो मिक्स पार्ट रेशियो में एग्जाम्पल आप नंबर बता रहे हैं ना, मैं आप बता एग्जाम्पल देता नंबर हूँ जो 1 आप में। मिक्स अच्छा। रेशियो बता रहे हैं ना यहाँ पे, वो कहता है 5 पार्ट्स आपने लेने हैं
बेस के और 2 पार्ट्स आपने लेने हैं। जब भी वो 2 पैक मटेरियल की बात करते हैं तो वो जो रेशियो बता रहे होते हैं बेसिकली वो CCZ बता रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने उनको 5 पार्ट्स को हमने 5 CC कंसिडर किया। एक्टिवेटर के 2 पार्ट्स से तो हमने उसको 2 CC कंसिडर कर लिया। तो 5 + 2 ठीक है। = 7 CC, ठीक है। ठीक है। और सर एग्जाम्पल, ऊपर वाली एग्जाम्पल समझ नहीं आई कि ये 5 लीटर कहाँ से आया, उसको मल्टीप्लिकेशन समझ आ रही है, लेकिन ये 5 लीटर कहाँ से आया था? कौन सा, ये वाला? पहली वो बार तो ये उसने समझ नहीं आई मुझे। क्वेश्चन दिया ना बेटा, उसने खुद ही कह दिया एग्जाम्पल में कि 5 लीटर ऑफ पेंट, या 5 लीटर पेंट अगर लगाया है और उस पेंट का वेट भी बता दिया 7.2, तो फिर डेंसिटी बताएं। अच्छा, ऊपर पेंट को मैं सर ऊपर क्वेश्चंस को देख के ये कंफ्यूज हो रहा था कि ऊपर क्वेश्चन में 7.2 kg लिखा है, बाकी 5 लीटर का तो नहीं नहीं, कहीं ये जिक्र ही लिखा नहीं हुआ है। है, शुरू में लिखा इफ 5 लीटर ऑफ पेंट। अच्छा, ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक हो गया। हाँ जी, ठीक है सर, क्लियर है। ओके जी। ये 5 पार्ट बेस एट ये उन्होंने ग्राम पर किसी लिखा हुआ है। तो इनको हमने 5 पे 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये सीसी कहाँ पे चला गया, उधर वो ग्राम लिखा हुआ असल में उसने वो कहा कि डेंसिटी है ये, नहीं बात, ये डेंसिटी है इतने ग्राम पर CC। दूसरा भी उसने कहा कि इसको 5 टाइम ज्यादा कर लें। ये जो ग्राम पर CC दिया हुआ है, ये बेसिकली उसने कहा कि ये वेट हम इसको कंसीडर कर लेंगे, और जो हमारे पास वॉल्यूम है वो जितने उसने पार्ट्स दिए हैं वो लिए। क्लियर है। डेंसिटी जब दी हुई है, दोनों की डेंसिटी, दोनों को आपस में जितने पार्ट्स का है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को आपस में जमा करें, तो टोटल डेंसिटीज आ गई, यानी टोटल वेट आ गई। अब उस वेट को आपने वॉल्यूम पे डिवाइड करना है, फिर आपका मिक्स डेंसिटी। उसके बाद बेटे ये नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज हेगमैन ग्राइंड गाज, ठीक है जी, इसको देखते हैं। हेगमैन ग्राइंड गाज आल्सो कॉल्ड अ फाइनेस ऑफ ग्राइंड गाज। हेगमैन ग्राइंड गाज को क्या बोल सकते हैं? फाइनेस ऑफ ग्राइंड गाज इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ पेंट। ये किस लिए यूज होती है? डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ पेंट को मेजर करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जी, अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है कि हेगमैन ग्राइंड गाज जो है, हेगमैन ग्राइंड गाज ये किस लिए यूज होती है? तो याद रखें डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ पेंट के लिए, को मेजर करने के लिए यूज होती है। क्लियर है। यहाँ पे भी देखें, ये एक हेगमैन ग्राइंड गाज की पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। फाइनेस ऑफ ग्राइंड का या डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ पेंट, तो फाइनेस ऑफ ग्राइंड या गाज भी इसको बोलते हैं, हेगमैन ग्राइंड गाज को, ये दो नाम है इसके, ये याद रखें। और यूज किस लिए होती है? डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ पेंट। और ये तस्वीर आ जाए तो इसकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। बाकी मैं आपको ये किस तरह मेजर करते हैं एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखा देता हूँ। या हमारे इधर ट्यूब में पड़ी होगी, यूट्यूब पे। हम्म, ये है। नेट मुझे लग रहा है स्लो है, जैसे बड़ा टाइम ले रहा है। जब तक ये ओपन होता है हम इसके बारे में मजीद थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। इसमें क्या है, जो कहते हैं एग्रीगेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल पिगमेंटेड पेंट्स बट ओनली द लार्जेस्ट एग्रीगेट्स आर ऑफ एनी कंसर्न। कहते हैं याद रखें, ये जो एग्रीगेट्स होते हैं या पिगमेंट्स होते हैं वो तमाम पिगमेंटेड पेंट के अंदर मौजूद होते हैं। जो पेंट विदाउट पिगमेंट होते हैं उनके अंदर तो एग्रीगेट्स होते ही नहीं है ना। और स्पेशली ये जो एग्रीगेट्स जिनका साइज बड़ा होता है वो बड़े, उनका कंसर्न ज्यादा होता है।
विद ग्लॉस पेंट आ परफेक्टली स्मूथ। ये बात जो भाई बार बार कर रहा है, ये हमने कई दफा डिस्कस की है कि देखिए अगर एग्रीगेट का साइज छोटा होगा, सरफेस की जब कोटिंग बनेगी तो कोटिंग के साइज से एग्रीगेट का साइज छोटा होगा तो परफेक्ट स्मूथ सरफेस बनेगी। जब स्मूथ सरफेस होगी तो फिर सूरज की रोशनी जब उससे आके टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्टेड रेज होती है जो हमारी आंखें ट्रांसलेट करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, वो चीज हमें ज्यादा ग्लॉसी दिखती है, ब्राइटफुल दिखती है। क्लियर है? तो ग्लॉस और मैट कंडीशन जो है ना वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन या डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट्स। तो अब अगर सरफेस स्मूथ हो, और स्मूथ सरफेस तब होगी जब सॉलिड पार्टिकल्स या एग्रीगेट्स जो है वो उनका साइज छोटा होगा कोटिंग की ड्राई फिल्म थिकनेस से। यानी अगर ड्राई फिल्म थिकनेस टोटल है 40 माइक्रोन, तो इसके अंदर जो एग्रीगेट है पिगमेंट है वो 40 से लेस हो, 20 या 30 यूज हुए हो माइक्रोन साइज वाले, तो फिनिश जो है वो सरफेस कोटिंग बिल्कुल स्मूथ होगी और फिर वो ग्लॉसी दिखेगी। लेकिन अगर यही 40 माइक्रोन DFT और ड्राई फिल्म थिकनेस हो, लेकिन अगर एग्रीगेट का साइज उसमें चांदे के एग्रीगेट का साइज भी अगर मिसाल को या ज्यादा हो जाता है, 40 से 50 हो जाता है, 60 हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो एग्रीगेट बाहर की तरफ ऊपर आते हैं ना साइज बड़ा होने की वजह से। तो कोटिंग में जब ऊपर आएंगे तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, और दूसरा सरफेस जो है या कोटिंग जो है वो कोटिंग बेसिकली फिर क्या हो जाएगी, अनइवन हो जाएगी। फिर वो हमें कोटिंग जो है वो मैट दिखेगी। क्या दिखेगी? मैट दिखेगी। तो यही देखना है कि कहाँ पे इसके डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे कितने डिस्पर्शन पे ये पेंट जो है हमें ग्लॉस प्रॉपर्टी देता है और कितने डिस्पर्शन पे जो है ये पेंट हमें मैट प्रॉपर्टी देता है। क्लियर है? अब देख लेते हैं, अगर वो ओपन हो गया तो वहां से मैं आपको दिखाऊं। लो जी, तो आज हम अपनी प्ले लिस्ट में Whether you're developing ये coating, देखें, ये आपके पास एक जो है वो एगमेंट ग्राइंड का आज की वो थोड़ी सी डिटेल बताने लगा। typically to measure dispersion, fineness of grind gauges are used. Alcometers fineness of grind gauges स्टेनलेस consists स्टील of का a बना हुआ stainless ये steel बेसिकली block ब्लॉक with a है। precision ground ठीक scraper. है, ये एक स्क्रैपर Each बार है block जो has इसके either हाथ one में or है। two channels, ये स्टेनलेस precision स्टील ground in a बना हुआ uniformly आप inclined. देख रहे हैं ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर अगर आप देखें तो या तो ये एक ग्रूव होता है या दो ग्रूव होते हैं। ठीक है, या सिंगल ग्रूव होता है या डबल ग्रूव वाला ये स्टेनलेस स्टील का ब्लॉक है। और इसके ऊपर आप देखें जो है वो बकायदा ये जो ग्रेजुएशन हुई हुई है, ये जो लाइनें लगी हुई हैं, ये देखें डिफरेंट है। यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 100 तक माइक्रोन तक समझ लें ये होता है। इस तरह ये सेगमेंट बनाओ कि 0 से 10 की डेप्थ होगी, फिर 10 से 20 डेप्थ ज्यादा हो जाएगी। नीचे जो बॉटम आता है ना वो इस तरह का है, टेपर्ड बॉटम है। कि अगर एक शैलोएस्ट एरिया जहाँ पे 0 से 10 है और दूसरा एक तरफ एंड पे जाके 100 माइक्रोन है, तो 10-10 के फर्क से 100 माइक्रोन तक जा रहा है, तो टेपर्ड हुआ ना। तो इसमें करना क्या होता है, सिंपली जो डीपेस्ट पॉइंट होता है जैसे 100 माइक्रोन है वहां पे पेंट डालें, और पेंट डालने के बाद उसको स्क्रैपर बार की मदद से यूं फैला देना, एक्सेस पेंट भी रिमूव हो जाएगा और फैला देना है आपने, जैसे कि ये देखो अभी Depth फैलाने from का। 0 at one end to a specified depth at the other, identified by the scale on the gauge. Alcometer precision manufacture and supply 3 different types of fineness of grind gauges. Dual channel gauges, such as the Alcometer 2020,
which are available in various scale ranges and are ideal for testing the dispersion of many materials, including paints, ये देखिए coatings, स्क्रैपर बार की मदद से cosmetics, पेंट को उसने फैला chocolates, दिया। and other similar products. The Elcometer 2020 gauges are available with either mil or micron scales, and include two other scales as standard: the PCU or North scale, where your material is compared ये with a known 50 sample, माइक्रोन वाला है, and the इसने NS यूज or किया है Hegman scale, Hegman which ग्राइंड reports the गाज। distance from तो the deepest कहता है end कि of the channel. इस डीपेस्ट पॉइंट Dual 50 है, channel वहां पे gauges पेंट इस also तरह allow you डाले to test different और material डालने के बाद में formulations स्क्रैपर side by बार की side, मदद से so you can जब instantly उसको compare the फैला दे। results. Alternatively, there are high-precision single-channel grindometers, such as the Elcometer 2050, available in either mils or microns. The combination of the same depth, that's Hegman precision ग्राइंड का ground डिग्री across a ऑफ longer फाइनेंस ऑफ channel, ग्राइंड गाज, इसको means the Elcometer ग्राइंडोमीटर भी बोल रहा है। 2050 allows you to क्या बोल measure रहा to है? greater accuracy, plus or ग्राइंडोमीटर। minus 1 micron or 0.04 of a mil. And the MPIRI fineness of grind gauge, the Elcometer 2070, precision made for determining dispersion in printing inks according to the National Printing Inks Research Institute scale, as well as either mils or microns. Before you start, ensure the surface of the gauge and the scraper are clean from previous test materials. जब आप इसका इस्तेमाल कर लें तो फिर अच्छी तरह उसको साफ करके रखें, वैसे ही ना छोड़ दें, क्योंकि ताकि ये दोबारा इस्तेमाल हो सके। Dust or oil. इतना ही बहुत And है। ensure the surfaces are not damaged, as dents and scratches will affect the अब छोड़ो यार, बस इतना ही बहुत है। हम आगे अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखें जी, Hegman grind gauge also called a fineness of grind gauge. Fineness of grind gauge भी इसको कहते हैं Hegman grind gauge को। किस लिए यूज होता है? डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ पेंट को। एग्रीगेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल पिगमेंटेड पेंट, तमाम जो पिगमेंटेड पेंट्स होते हैं उन सब में एग्रीगेट्स यानी कि पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, सॉलिड पार्टिकल वही होते हैं पेंट के अंदर। बट ओनली द लार्जेस्ट एग्रीगेट्स आर ऑफ एनी कंसर्न, लेकिन जो बड़े एग्रीगेट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, ये इनका बड़ा कंसर्न होता है। विद ग्लॉस पेंट, ग्लॉस पेंट अगर फिनिश चाहिए तो फिर क्या होता है? परफेक्टली स्मूथ सरफेस इज रिक्वायर्ड। आपको जो कोटिंग है, सरफेस है, कोटिंग है, उसकी फिल्म बड़ी स्मूथ चाहिए होती है, तब पेंट फिल्म ग्लॉस दिखेगी। सो एनी एग्रीगेट विद इन द पेंट शुड बी सब्सटेंशियली बिलो द डायमेंशन ऑफ द फिल्म थिकनेस। और ये तब भी हो सकता है जब आपके एग्रीगेट्स का साइज पेंट फिल्म की थिकनेस से, उसकी डायमेंशन से, थिकनेस से कम होगा। So the Hegman grind gauge is a highly polished stainless steel block. कहते हैं अब यहाँ पे वो बना कैसे होता है वो बताने जा रहा है कि Hegman grind gauge जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक ब्लॉक होता है, जिसको अगर आप देखें तो 17.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 6.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, 1.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो फिर 2 ग्रूव्स ऑन सम गाजेस आर सिंगल ग्रूव, तो इसमें 2 ग्रूव्स भी हो सकते हैं और सिंगल कुछ ऐसी गाजेस हैं जिनमें सिंगल ग्रूव भी हो सकता है। आर प्रिसियन मशीन, उसके बाद प्रोड्यूसिंग अ टेपर्ड ऑफ 100 माइक्रोन डीप टू 0 माइक्रोन अलोंग द लेंथ ऑफ द गाज। इस गाज में लेंथ वाइज देखें तो 100 माइक्रोन सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, फिर 90, फिर 80, फिर इस तरह करते हुए ये शैलोएस्ट पॉइंट जो इसका वो 0 तक आता है, तो 100 से 0 तक आता है ये। और 10-10 माइक्रोन का स्केल का फर्क पड़ता है, 10-10 से इंक्रीमेंट लगता है। 10 माइक्रोन इंक्रीमेंट स्केल इज engraved along the length of the groove, representing the depth at that point. So paint is added, अब तरीकेकार बता रहा है कि पेंट आपने ऐड करना है to the deepest point of the scale. स्केल का जो डीपेस्ट पॉइंट जो कि अभी हमने कहा 100 माइक्रोन है, जो लेकिन पीछे जो हमने एक वीडियो क्लिप देखा उसमें 50 माइक्रोन था, तो बहरहाल ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो डीपेस्ट पॉइंट है वहां पे आपने पेंट डालना है, और डालने के बाद क्या करना है जनाब, deepest point of the scale and drawn along to totally fill the groove using a specially profiled scraper bar. स्क्रैपर बार का इस्तेमाल करते हुए आपने उस पेंट को पूरे स्टेनलेस स्टील के जो ब्लॉक है, Hegman grind gauge है, उसके ऊपर इसको फैला देना है। फिर क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशन BS3900, इस ये दे तरीकेकार भी उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही है। BS3900 वो क्या करता है, वो ये कहता है कि यार विद इन 3 सेकेंड, कितने सेकंड, 3 सेकंड के अंदर ये काम जो आपने पेंट को फैलाने वाला किया है ना,
उसके 3 सेकंड के अंदर स्केल शुड बी प्लेस सो दैट द आई लुक ऑलमोस्ट पैरेलल अलोंग द ग्रूव। आपने आईज को ग्रूव्स के पैरेलल रखते हुए वेरी ओब्लिकली तिरछा जो है वो देखना है। टू ऑब्जर्व, क्या देखना है, क्या मुशाहिदा करना है। अ पॉइंट अलोंग द ग्रूव वेयर, के उस पॉइंट को देखना है जहां पे ग्रूव में विद इन 3 मिलीमीटर बैंड 5 to 10 एग्रीगेट्स ब्रेक थ्रू द सरफेस ऑफ द पेंट। जो 3 मिलीमीटर के बैंड के अंदर 5 से 10 एग्रीगेट्स जो है वो पेंट की सरफेस को अलग करते हैं। समझ लो 3 मिलीमीटर के या सिंपली 3 मिलीमीटर के बैंड के अंदर अंदर 5 से 10 एग्रीगेट्स बनते हैं। समझने बात, वो पॉइंट आपने वहां पे कहते हैं नोट करना है। बेसिकली ये जो पॉइंट नोट करना है, एक्चुअली लुकिंग एट द स्टेटेड एंगल इज द पॉइंट वेयर द सरफेस विल चेंज फ्रॉम ग्लॉस। ये जो पॉइंट होगा ना 3 mm के अंदर अंदर जहाँ 5 से 10 एग्रीगेट्स पाए जा रहे हैं, कह रहे हैं ये बेसिक वो क्रिटिकल पॉइंट है कि जिससे पहले स्मूथ ग्लॉस सरफेस या स्मूथ सरफेस जो है वो बाद में मैट या अनइवन सरफेस या कोटिंग में तब्दील हो जाएगी। क्लियर है? बस ये आपने देखना होता है। और फिर हमने ये देखना कि हमें जो रिक्वायर्ड ग्लॉस है या मैट कंडीशन है वो हम कम से कम इसी पेंट की कितनी डेप्थ होगी, कितनी थिकनेस होगी, चले पेंट की कितनी थिकनेस होगी जिससे हमें वो रिक्वायर्ड ग्लॉस या मैट कंडीशन मिलेगी। क्लियर है? ये चूंकि स्पेसिफिकेशन में दिया होता है कि इतनी ग्लॉस होनी चाहिए, तो फिर उस एतबार से हमने उसी ग्लॉस को देखने के लिए कि ये पेंट कितनी ग्लॉस कितनी थिकनेस पे देगा, ठीक है, उसको देखने के लिए हेकमैन ग्राइंड गाज के इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, ये आपके पास बकायदा तस्वीर ये बुक में भी दी गई है और ये वो पॉइंट है 3 mm का जहाँ हमने कहा कि 5 to 10 एग्रीगेट्स नजर आते हैं। फिर वो बेसिकली ब्रेक कर देता है कि इसके एक तरफ जो है वो ग्लॉस कंडीशन है, दूसरी तरफ मैट है। और आप गौर करें जैसे जैसे आप डीपेस्ट पॉइंट की तरफ आते हैं वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल के एग्रीगेट्स कम होते हैं और जो बेस यानी रेजन होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इस वजह से वहाँ वो सरफेस ज्यादा ग्लॉस होती चली जाती है। लेकिन जब आप मैट कंडीशन की तरफ आते हैं, शैलोएस्ट एरिया की तरफ आते हैं, तो एरिया डीप ना नहीं होता, जिसकी वजह से जो एग्रीगेट्स है वो बाहर की तरफ उभरना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो ज्यादा उभरते जाएंगे वैसे वैसे पेंट फिल्म ज्यादा मैट होती जाएगी। क्लियर है? Last topic of this chapter, this topic is also very important. At least 1 or 2 MCQs जो हैं वो इस टॉपिक में से भी आते हैं। 2 तो लाजम याद रखें, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द पेंट। पेंट के लिए एतबार से देखा जाए तो विस्कोसिटी बहुत अहम प्रॉपर्टी है। इट अफेक्ट्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेशन एंड लेवलिंग प्रॉपर्टीज। इस हवाले से वो कहता है ज्यादा अहम है, क्योंकि जब इसको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं ना तो जो सामने रखा जाता है वो ये है कि जिस सरफेस के ऊपर लगाए उसको अच्छी तरह बटअप करने की सलाहियत रखता हो, लेवलिंग करने की सलाहियत रखता हो ये जो पेंट है, और अप्लाई करना भी आसान हो जाता है अगर विस्कोसिटी जो है वो कम हो। पेंट ज्यादा गाढ़ा हो, विस्कस हो, तो अप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है। और वो सरफेस को कवरेज जो देता है, लेवलिंग करता है, वो भी प्रॉपर नहीं दे पाता। इसलिए विस्कोसिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। विस्कोसिटी को अगर प्रॉपर डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन ये बनती है कि किसी भी लिक्विड चीज को जब वो फ्लो करती है तो उस फ्लो करने के दौरान जब उस जो मुज़ाहमती कुव्वत का सामना करना पड़ता है उस मुज़ाहमती कुव्वत को बेसिकली हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज बीइंग अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, वो कुव्वत जो किसी फ्लूइड को उसको फ्लो होने से रेजिस्टेंस मुहैया करती है। इस रेजिस्टिव फोर्स को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे शहद और पानी है, तो शहद अगर आप देखें तो वो उसको विस्कोसिटी ज्यादा फेस करनी पड़ती है, रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करनी पड़ती है। पानी जल्दी बह जाता है ना, तो उसको रेजिस्टेंस कम फेस करनी पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं पानी की विस्कोसिटी कम है और शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है। Therefore, a liquid describing as being high viscosity is one which has a high resistance to flow. तो लिहाजा जो मटेरियल ज्यादा विस्कोसिटी रखता है डेफिनेटली समझ लें उसको रेजिस्टिव फोर्स भी ज्यादा है उसकी।
इट विल नॉट रन इजीली। जो रेजिस्टिव फोर्स इसकी ज्यादा है, विस्कस ज्यादा है, वो आसानी के साथ अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसके उलट देख लें तो लो विस्कोसिटी जो है वो पेंट इजीली रन कर सकता है। ठीक है, सो एन इंक्रीज दूसरी, अच्छा ये विस्कोसिटी, पेंट की विस्कोसिटी कम करने के लिए मोस्टली आपने पीछे पड़ा सॉल्वेंट का एडिशन करते हैं, लेकिन बाज दफा याद रखें सॉल्वेंट के अलावा हम सिर्फ टेम्परेचर भी बढ़ा दें तो जो पेंट की विस्कोसिटी है वो कम हो जाया करती है। लिहाजा एन इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज कैन हैव एन सीवियर इफेक्ट ऑन फ्लूइड्स विस्कोसिटी। कहते हैं टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना भी विस्कोसिटी को कम या ज्यादा कर सकता है। Therefore, comparative test should be done at the same temperature. याद रखें फिर इस वजह से विस्कोसिटी के लिए जो आप टेस्ट करते हैं ना, कंपैरेटिव टेस्ट करते हैं, यानी मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं विस्कोसिटी के लिए, तो जरूरी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, एक जैसा रखा जाए। टेम्परेचर अगर एक जैसा होगा तो फिर जो है ना वो आप समझें कि मामला ठीक होंगे, विस्कोसिटी का रिजल्ट सेम आएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंट हो गया ना तो वो कहता है फिर विस्कोसिटी का रिजल्ट जो है ना वो भी डिफर कर जाएगा। क्लियर है? as the temperature increases, molecules within the paint gain more molecular freedom, move more easily and thus reduce viscosity। वो वजह बता रहा है कि टेम्परेचर की वजह से, बढ़ने की वजह से विस्कोसिटी क्यों कम होती है। कहते हैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उस पेंट मटेरियल में मौजूद मॉलिक्यूल्स जो है ना उनकी मूवमेंट तेज हो जाती है। क्लियर है? उस मूवमेंट तेज होने की वजह से जो है उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। A typical recommended temperature is standard laboratory temperature, that is 20 degree C plus minus 0.5 degree C। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेबोरेटरी का टेम्परेचर होता है जब ये टेस्ट करना हो। तो मैंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है तो तब ये किया जाए, और 20 डिग्री सी टेम्परेचर या उसमें प्लस माइनस 0.5 हो सकता है। So there are several types of equipments available for the measuring viscosity, but they mainly fall into two category। कहते हैं आमतौर पर दो कैटेगरीज हैं, उनमें इनके इक्विपमेंट्स जो वो फॉल करते हैं। वैसे तो विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन दो मेन कैटेगरीज हैं इक्विपमेंट्स की। पहली कैटेगरी है रोटेशनल विस्कोमीटर। याद रखें विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है ना उसके लिए लफ्ज उसके साथ विस्कोमीटर यूज होता है। तो रोटेशनल विस्कोमीटर वाला ग्रुप हो सकता है या फ्लो विस्कोमीटर्स हो सकते हैं। रोटेशनल विस्कोमीटर हो सकते हैं या फ्लो। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इक्विपमेंट है विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, लेकिन दो ग्रुप्स ज्यादा हैं। वो जो दो ग्रुप्स हैं वो एक रोटेशनल विस्कोमीटर्स का ग्रुप है और दूसरा फ्लो विस्कोमीटर्स का ग्रुप है। अब अगर इसमें देखा जाए रोटेशनल विस्कोमीटर्स, तो रोटेशनल विस्कोमीटर्स रिलाई ऑन पैडल डिस्क और बॉल रोटेशन इन अ लिक्विड टू मेजर द विस्कोसिटी। कहते हैं बेसिकली ये जो जब हम रोटेशनल विस्कोमीटर यूज करते हैं ना तो बेसिकली पेंट के अंदर जिस पेंट की विस्कोसिटी मेजर करनी होती है उस पेंट के अंदर या तो हम कोई डिस्क या कोई बॉल जो है या वो कोई पैडल रोटेट करके मेजर करते हैं उसकी विस्कोसिटी। सो द रोटेशन कैन बी ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर। और ये जो रोटेट हम करते हैं पैडल डिस्क या बॉल को पेंट के अंदर, तो ये रोटेशन के लिए कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, विच गिव डायनामिक विस्कोसिटी मेजरमेंट, जिससे हमें डायनामिक विस्कोसिटी मेजरमेंट मिलती है। या फिर बाय फॉलिंग वेट विच गिव्स द काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेजरमेंट। कहते हैं या तो रोटेशन की बजाय वेट को वेट डाल के उससे भी रोटेट करवाया जाता है, यानी या तो इलेक्ट्रिक मोटर लगा के रोटेट करवा दिया जाता है रोटेशनल विस्कोमीटर्स में, और या तो जो है वो वेट डालकर, तो जो अगर रोटेट करवा के निकालें तो उस विस्कोसिटी को कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, और अगर वेट डाल के निकाल रहे हो तो उसको कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेजरमेंट। ठीक है, अब पहले डायनामिक विस्कोसिटी की बात करेंगे डिटेल के साथ। डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी फॉर डायनामिक विस्कोसिटी, एक चीज और भी आपको दिखा दे, ये आ गया वो डायनामिक विस्कोसिटी के लिए। याद रखें जी डायनामिक विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको हम रोटो थिनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
रोटो थिनर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पेपर में भी आई है। तो डायनामिक विस्कोसिटी मेजर करने के लिए जो रोटेशनल विस्कोमीटर्स की कैटेगरी में आता है वो कौन सा होता है? रोटो थिनर। कौन सा होता है? रोटो थिनर। रोटो थिनर में जरा गौर से करें, ये एक डिस्क ही ले लेना, जैसे ये एक डिस्क है, ये एक शाफ्ट सी लगी है, एक डिस्क है, और ये नीचे जो है वो केन है जिसके अंदर आपने 250 ml पेंट डाल लेना है जिसकी विस्कोसिटी मेजर करनी है। फिर इस केन को आपने इस बेस के ऊपर रखना है। ये जो बेस है मैग्नेटिक होता है, कॉनिकल बेस इसको कहा जाता है। इस कॉनिकल बेस के ऊपर आपने ये जो केन है ये रखनी है। जैसे आप रखेंगे तो मैग्नेटिकली ये आपस में अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद ये रोटो थिनर आपने इसमें ऐड करना है, इंसर्ट करना है। ये जो रोटो थिनर होता है ना बेटा, इसमें जरा एक अहम चीज आपको और बता दें, ये देखिए ये रोटो थिनर में 4 सुराख होते हैं, ये इसके डिस्क में एक दूसरे के आमने सामने 4 सुराख होते हैं। जब रोटो थिनर को पेंट वाली केन के अंदर आप इंसर्ट करें तो इस तरह करें कि इन सुराखों में से जो है वो पेंट बाहर की तरफ निकल आए, समझ रहे बात? तो यानी इतना डिप कर लें। डिप करने के बाद में जब आपने केन को इस के ऊपर रखेंगे, ये केन को जब कॉनिकल बेस के ऊपर रखेंगे तो डेफिनेटली मैंने कहा मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। फिर रोटो थिनर को इसके अंदर इंसर्ट कर देना होता है, और इतना इंसर्ट करना होता है कि रोटो थिनर के डिस्क में जो सुराख है वहां से पेंट ऊपर की तरफ निकल आए। यानी अच्छी तरह इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद में मोटर से, इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करेंगे तो ये जो रोटो थिनर है ये अंदर घूमना शुरू करेगा। इनिशियली आप ऑब्जर्व करेंगे रोटो थिनर भी घूम रहा है, जिस पेंट के अंदर रोटो थिनर डाला वो पेंट भी घूम रहा है, और जिस केन के अंदर ये पेंट डाला हुआ रोटो थिनर डाला वो केन भी घूम रहा है। तीनों चीजें घूमना शुरू कर देगी। तीनों चीजें क्या करेंगी? घूमना शुरू हो जाएगी। इससे रोटेशनल है ना कैटेगरी में आ रहा है, तो तीनों रोटेट करेंगी। एक वक्त आएगा कि जनाब जो आपका केन है ना वो रोटेट होना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केन रोटेट होना बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा तब आपने रीडिंग लेनी है कि वो कितनी है। वो आपकी बेसिकली क्या होगी? डायनामिक विस्कोसिटी होगी। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि डायनामिक विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है? रोटो थिनर। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, डायनामिक विस्कोसिटी जो है उसका बेसिक यूनिट क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी का बेसिक यूनिट तो याद रखें, सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक डायनामिक विस्कोसिटी का जो बेसिक यूनिट है वो न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर है। न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट कितना? न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर है। और दूसरा, अगर हम इसे जैसे वही इंपीरियल सिस्टम यूज करें तो फिर उसमें बीजी के मुताबिक या यूके के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देखें तो फिर हमें कहते हैं कि इसका बेसिक यूनिट जो है वो पॉइस या सेंटीपॉइस है। क्या है? पॉइस, पॉइस या सेंटीपॉइस है। क्लियर है? लो जी, ये लिखा हुआ ये बात इंपॉर्टेंट लाइंस है कि द सिस्टम्स इंटरनेशनल units for dynamic viscosity are Newton second per square meter. Although on many machines the poise is still used, CGS unit system के मुताबिक जो है वो poise यूज कर रहे हैं, और a poise has 10 subdivision called centipoise। और अगर एक poise को 10 यूनिट्स में मजीद डिवाइड कर दें तो फिर वो सेंटीपॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाटर हैज विस्कोसिटी, अब वाटर की विस्कोसिटी भी बता दी, अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीपॉइस होती है। 1 पॉइस किसके बराबर होता है? 1 पॉइस इज इक्वल टू 19 सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तीनों चारों लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एमसीक्यू उठता है। ठीक है, उसके बाद आपके बाद बारी आ जाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेजर करने की, और उसके लिए हमने कहा क्रैब-स्टॉर्मर विस्कोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? क्रैब-स्टॉर्मर। और इसमें हमने कहा ना वेट फॉल करके हम ये चलाते, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं चलाते। तो इसमें क्या होता है ये देखिए, यहाँ एक ये ब्लेड्स या टूथ बना हुआ है, 2 टूथ वाला एक ब्लेड समझ लें। ऊपर एक वो पुली लगी हुई है, उस पुली के साथ ये स्ट्रिंग और साथ में ये नीचे वेट बॉक्स होता है। अब आप क्या करते हैं, पेंट से उसी तरह
कैन के अंदर पेन डाल दें, फिर आप ये टूथ उसके अंदर डाल दें या शाफ्ट डाल दें या पैडल डाल दें, तो पैडल बोल लेते हैं, ये पैडल डाल दें और पैडल डालने के बाद वेट बॉक्स में वेट डाल दें, वेट डालते जाएंगे तो ये पैडल घूमना शुरू हो जाएगा, वेट बढ़ा दें पैडल और की स्पीड और तेज हो जाएगी। वो कहते हैं आपने क्या करना है, वेट उस वक्त तक बढ़ाते जाना है वेट बॉक्स के अंदर जब तक ये पैडल के घूमने की जो स्पीड है वो 200 राउंड्स पर मिनट नहीं हो जाती, कितनी 200 आरपीएम नहीं हो जाती। जब 200 आरपीएम हो जाए तो फिर आप जो है ना उसका बेटा जो वेट है ना वो कैलकुलेट कर, ठीक है। फिर उसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। So viscosity unit frequently used for kinematic viscosity is the Stokes and Santee Stokes. यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि विस्कोसिटी जो है स्पेशली काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसको मेजर करने का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, स्टोक और सेंटी स्टोक। और जो ऊपर हमने पढ़ा था डायनामिक विस्कोसिटी का न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर था, ठीक है, पॉइस और सेंटी पॉइस था। और फिर हमने यहाँ पे नीचे पढ़ा है कि ये स्टोक या सेंटी स्टोक है। फिर a fluid having viscosity of 1 poise and density of 1 gram per cc has viscosity density ratio of 1 stoke। अब स्टोक की डेफिनेशन क्या है, कहते हैं 1 ग्राम पर सीसी डेंसिटी और 1 पॉइस विस्कोसिटी के दरमियान जो रेशियो है उसको हम एक स्टोक बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, एक स्टोक बोलते हैं। ये क्रेब्स यूनिट और पॉइस कैन आल्सो बी यूज्ड। जो क्रेब्स यूनिट है या पॉइस यूनिट्स है वो भी यूज किए जा सकते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में फ्लो विस्कोमीटर्स हैं। फ्लो विस्कोमीटर्स की अभी जो मैं 2-3 लाइनें पढ़ने लगा हूं ये बहुत अहम है। फ्लो विस्कोमीटर्स में जो है वो फ्लो कप्स यूज होते हैं, याद रखें। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो कप्स। फ्लो कप्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, जैन और फ्रिकमर, जैन है और फ्रिकमर है। ये किस लिए यूज होते हैं, जो हॉट फ्लूइड्स होते हैं, जो हॉट पेंट्स होते हैं, तो मेरे बात जो हॉट फ्लूइड्स होते हैं यही अक्सर क्वेश्चन होते हैं। हॉट फ्लूइड्स वाले जो पेंट होते हैं या हॉट पेंट्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी मेजर करने के लिए कौन सा फ्लो कप यूज होता है, तो याद रखें जैन या फ्रिकमर। जैन अलग है, फ्रिकमर अलग है, ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है। जबकि जो फोर्ड है, आईएसओ है, डाइन है, ये क्या होते हैं, ये उस पेंट या उस मटेरियल के लिए यूज होते हैं जो एम्बिएंट टेम्परेचर पे वर्क कर रहे होते हैं। समझ रहे बात, जो एम्बिएंट टेम्परेचर वाले पेंट होते हैं उनके लिए फोर्ड, आईएसओ, डाइन कप यूज किए जाते हैं, और जो हॉट फ्लूइड्स होते हैं उनके लिए जैन और फ्रिकमर यूज किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, द फोर्ड कप बीइंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पेंट। इंडस्ट्रियल पेंट जो एम्बिएंट टेम्परेचर वाले होते हैं उनके लिए जो फोर्ड कप होता है ना वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द फ्लो कप इज मशीन फ्रॉम द एल्यूमिनियम। ये अब इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये बताएं जी ये जो फ्लो कप है ये किससे बना होता है। याद रखें एल्यूमिनियम का बना होता है, लेकिन इसके नीचे जो नोजल लगी होती है वो स्टेनलेस स्टील की होती है। जो नोजल नीचे लगी होती है किसकी होती है, स्टेनलेस स्टील की होती है। और इस नोजल का सुराख मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हो सकते हैं मिलीमीटर्स के अंदर, mm। फॉर यूज विद इंडस्ट्रियल पेंट 4 mm होल साइज इज स्टैंडर्ड। कहते हैं इंडस्ट्रियल पेंट के लिए जो फ्लो कप यूज किया जाता है ना उसमें मोस्टली वो 4 mm होल वाला यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए उसे कहा जाता है फोर्ड फ्लो कप नंबर 4। जितना नंबर होगा समझ लो उतने mm वाला नीचे सुराख ओरिफिस होगा, ठीक है, नोजल लगी होगी नीचे। द कप इज माउंटेड ऑन अ स्पेशल स्टैंड एंड हैज अ लिड विद अ बबल स्पिरिट level and triangular base of the stand has one fixed foot and 2 screw adjustable feet to facilitate the leveling of the stand and the cup। इसको भी इसका जो डिटेल है या प्रोसीजर है इसको इधर से पढ़ने के बजाय हम आपको एक छोटा सा इसका ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं और बोलिए आपको उसकी समझ आ जाएगी वहाँ से। ये देखें जी ये क्रैप्स्टॉर्मर विस्कोमीटर है, ये इस दफा भी पेपर में आया था, याद रखें। ये एल्युमिनियम के बना हुआ कप है, इसकी ये जो नोजल है नीचे लगी हुई ये स्टेनलेस स्टील की है। और किस तरह मालूम करते हैं, ये एक छोटा सा आपके सामने क्लिप चलाते हैं, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी।
देखना इसकी नोजल रिमूवेबल होती है, ठीक है। और इसका जो सुराख है नोजल का रिफिस साइज वो 4 mm है, डिफरेंट भी हो सकता है। मोस्टली इंडस्ट्रियल पेंट में 4 mm वाला यूज होता है। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, देखिए उसके दरमियान में आपको बबल लेवल भी नजर आ रहा है, इसको लेवल करके आपने रखना है। अब आप देखें जब गौर किया कि जब आपने इसको अच्छी तरह कप को पेंट से भरना होता है और नीचे जो उसका सुराख है और नोजल है वहां पे उंगली दे के उसको उंगली से बंद करके रखना है और ऊपर पेंट से आपने इसको अच्छी तरह भरना है। जो एक्स्ट्रा पेंट है उसको ये देखें शीशे की स्लैब से रिमूव कर देना। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जब उंगली हटाई है, आपकी उंगली के हटाने का टाइम और स्टॉप वॉच के ऑन होने का टाइम सेम होना चाहिए। देखिए जैसे ही वो कंटिन्यूस स्ट्रीम की सूरत में पहले पेंट नीचे गिर रहा था, जैसे ही पेंट जो है नीचे कंटिन्यूस स्ट्रीम में बंद हुआ है तो फौरन ही आपने स्टॉप वॉच भी स्टॉप कर देना। ये नहीं है कि ये इंतजार करते रहे अभी पेंट तो उसके अंदर ही है तो उसके कतरे गिरने का इंतजार करते रहे, ये नहीं, ठीक है। फिर वो टाइम आपने नोट कर लिया, ये देखें ये एक विस्कोसिटी डिस्क होती है, उस टाइम के मुताबिक फिर उसको अलाइन करके आप यहाँ से विस्कोसिटी उसकी नोट करते हैं। क्लियर है जी?